जरा सुन लीजिए, आप हमको ज्ञान दे चुके हैं, सुनिए हमारी बात को। आपको मालूम मैडम दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने कायम की? किसने कायम की बताइए आप? एक मुस्लिम महिला ने जो हिजाब पहनती थी। दुनिया को यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम महिला ने दिया जो हिजाब पहनती थी। आप कह रहे स्कूल नहीं था, स्कूल थे। जब रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तालीम दी जाती थी। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, जो हमारे लिए उम्मत की माएँ हैं, वो हमको सिखाती थी। वो खुद हिजाब निकाब पहनती थी और सिखाती थी। तो उस जमाने से है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो क्वालिफाइड स्पेसिस का सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट किया, ये और अच्छा ये बताइए, कोर्ट कहती है कि होमोजेनिटी। मैडम होमोजेनिटी का लफ्ज संविधान में नहीं आया है। संविधान में बार बार प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लुरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो हम कह रहे हैं। अगर और अच्छा अब ये बात बताइए कि अगर आप क्वालिफाइड स्पेसिस कह रहे हैं तो क्या पुलिस स्टेशन में दिवाली के दिन हथियारों की पूजा क्यों होती है? क्या दिवाली की रात को एनएसए स्टॉक एक्सचेंज में पूजा नहीं होती? क्या हम अपने कई जजेस को नहीं देखते कि वो अपने माथे पर तिलक लगाकर बैठे? क्या बताइए उसको क्या कहेंगे आप? आपने ये कह दिया कि मस्जिद एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मेरी मस्जिद को तोड़ा गया। आपने कहा 5 एकड़ ले लो, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते। मैं गुरुग्राम में नमाज पढ़ना चाह रहा हूं, आप कहते नहीं पढ़ सकते। कहां खत्म होगा मैडम फिर ये बात, ये बताइए। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कोर्ट तय करेगी या उस मजहब के जो क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं वो तय करेंगे? होमोजेनिटी को जो कोर्ट्स ने एक्सटेंड किया है, स्कूल, जेल, सेना, उसके पीछे एक लॉजिक है। उस लॉजिक को डिनाई नहीं किया जा सकता है। वो लॉजिक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं है, नहीं है। एक लॉजिक आप सुनिए, तो आप एक लॉजिक को तो सुनिए। फिर कल को स्कूल में बच्चे आएंगे, वो कहेंगे हम कुछ भी पहन के आ सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई बर्मुडा पहनकर आना चाहेगा, कोई कुछ और पहनकर जाएगा, आना चाहेगा। कॉलेजेस में इजाजत दी गई है, सभी लोग अपना जो पहनकर आना चाहते हैं पहन के आ सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में, आप मार्केट में जाइए बुर्का पहनकर, हर जगह जाइए। लेकिन स्कूल में होमोजेनिटी रखी जाती है। यूनिफॉर्म शब्द ही इसीलिए बना है साहब कि वो होमोजेनिटी लाई जा सके। उसका ये अर्थ नहीं कि सबको एक रंग में रंग दिया। वो इसलिए है कि हर बच्चा एक तरह के कपड़े पहनकर आए, वो किसी भी इकोनॉमिक या सोशल क्लास को बिलोंग करता हो। ये उसके पीछे की सोच है ना सर। अरे मैडम आप सुनिए हमारी बात को। यूनिफॉर्म कई जगह पर स्कूलों में है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से ये पता नहीं चलेगा। ये क्या यूनिफॉर्म पहनने से पता नहीं चलता कि गरीब बाप की बेटी है, दलित की बेटी है, अमीर बाप की बेटी है? क्या यूनिफॉर्म पहनने से उसकी कास्ट नहीं मालूम होती कि ये जाटव की बेटी है या एक मुसलमान की बेटी है? तो यूनिफॉर्म अबॉलिश नहीं मालूम होता कि ठाकुर की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है? कौन सी बात कर रहे हैं? पता नहीं सर, आपको पता चल जाता होगा, हमें तो नहीं पता। हम आपको समझा रहे हैं, आप जजमेंट ने चेहरा देख के आप बता देते हैं कि ब्राह्मण की बेटी है या ठाकुर की बेटी है। फूक फूक के पीते हैं। आप चेहरा देख के बता देते हैं कि ब्राह्मण की बेटी है या ठाकुर की बेटी है। स्कूल पता चल जाता है, स्कूल में पता चल जाता है मैडम, स्कूल में पता चल जाता है ना। हम बता रहे हैं आपको। अब आप सुनिए, आपको बता रहे हैं कोर्ट में मुस्लिम लड़कियां क्यों गईं कि हम यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती हैं। हम पहनते थे। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का तो क्वेश्चन कोर्ट ने फ्रेम किया। यूनिफॉर्म के ताल्लुक से बच्चों ने कहा हम यूनिफॉर्म पहनेंगी, और हम यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनती थी। मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल दे रहा हूं, जहां पर मैं बारेट लॉ किया। वहां पर चर्च के स्कूलों में जहां पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है, उस चर्च के स्कूलों में आपको हिजाब पहनने की इजाजत है। और मेरे हिजाब पहनने से किसको तकलीफ क्या हो रही है बताइए? हार्म क्या है उसमें? जो रीजनेबल टेस्ट है राइट टू इक्वालिटी का, उसमें हार्म थ्योरी है, उसमें हार्म क्या हो रहा बता रही है? स्कूल में यूनिफॉर्म की बात है। यूनिफॉर्म मैडम स्कूल में यूनिफॉर्म बैन करा दीजिए। देखिए मैडम सुनिए, और एक आप ना, आप मेरा सवाल समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। यूनिफॉर्म के खिलाफ ये लड़कियां नहीं गई थी, यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहन रही थी। और आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। वो ये है कि जब ये मसला कोर्ट में चल रहा था तो क्या कर्नाटका के मिनिस्टर ने ये नहीं कहा, आपके आज तक के चैनल पर दिखाया गया था कि खबरदार अगर कोई लड़की सिंदूर या तिलक लगाकर आएगी तो उसको रोकना नहीं।
अब जब प्रैक्टिकली ये होगा कि हर रिलीजियस सिंबल को अलाउ किया जाएगा स्कूलों में सिवाय हिजाब के, तो ये होगा। सर अभी तक आप देख रहे ना हमारी बात को, अब कोर्ट्स भी बायस थी। और सुनिए मैडम, सर एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रही हूं मैं, आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स शुरू से अंत तक सुनूंगी। मेरे पास भी 10 सवाल है मन में, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी तक आप बीजेपी को बायस्ड कह रहे थे, एंटी मुस्लिम कह रहे थे, क्या अब इस देश की अदालतें एंटी मुस्लिम है? मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप कंटेम कर रही हैं इस तरह की बातें करके कोर्ट के बारे में। मैं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं डिसएग्री किया जो राम मंदिर के ऊपर आया था, जिसमें जजेस ने किसी ने भी साइन नहीं किया। मैंने जस्टिस जे.एस. वर्मा को कोर्ट किया कि जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। भारत के संविधान के तहत मुझे कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का इख्तियार है। डिसएग्री कर रहा हूं मैं, तौहीन अदालत नहीं कर रहा हूं मैं डिसएग्री कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि यह फैसला गलत क्यों है, क्वालिफाइड स्पेसेस कैसे बन जाती हैं। क्या स्कूल को अगर मेरी बेटी जा रही है तो आर्मी कैंप को जा रही है, जेल को जा रही है? मेरी बेटी कोर्ट को गई तो यह कहकर गई थी कि मैं हिजाब स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ पहनती आई हूं, पहनना चाहती हूं, जो बीजेपी की सरकार ने रोक दिया। कोर्ट गुरुकुल की मिसाल दे रहा है कि गुरुकुल में महिलाओं को, लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने की इजाजत थी। अगर क्वालिफाइड स्पेस की बात कोर्ट कर रहा है तो मेरा उल्टा सवाल पूरे देश के उन लोगों से है जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। भाई आप दिवाली की रात को जब आप हथियारों की पूजा करते हो, क्वालिफाइड स्पेस नहीं है पुलिस स्टेशन, वहां पर क्यों होती है बात? ये एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां दिवाली के दिन पूजा क्यों होती है? क्या वो क्वालिफाइड स्पेस नहीं है? देखिए इसको इतना मत बनाइए पोलराइज, क्योंकि फिर ये भी है ना कि कई लोग वहीं पुलिस स्टेशन में ही जाकर नमाज भी पढ़ते हैं। सब अपने अपने तरीके से करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर प्रोफेशनली आप आगे कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है बताइए? अरे कौन पढ़ता है बताइए? ना बताइए कौन करता है? बताइए पुलिस से नमाज कौन पढ़ता है? बताइए, एक तस्वीर दिखाइए हमको, बताइए। चलिए हमको देश भर में अपने अपने अलग अलग मैडम हम आपसे कह रहे हैं कि सुनिए आपकी बात से रखो, पर मेरे एक सवाल का जवाब मैडम, क्या गुरु मैं एक सवाल नहीं सुनिए, नहीं आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं, नहीं वरना फिर आप कहें नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। गुरुग्राम में क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा मुझे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते, मुझे गुरुग्राम में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया? इजाजत आपने देकर कैंसिल कर दी। आप जाइए ना कोर्ट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी बीजेपी ये सवाल मैं आपको कहना चाह रहे हैं कि सुनिए, सवाल मैं कंसीड करती हूं, सुनिए इस पर बहस हो सकती है जो आप कह रहे हैं। आप कंसीड मत करिए, आप कंसीड मत करिए। आप देश की सबसे मशहूर एंकर हैं सर, आप देश के सबसे मशहूर बैरिस्टर हैं। आप मेरा एक सवाल सुनिए। अरे प्रभु, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए आप। मेरा एक सवाल नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हरगिज नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं मैं। प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स पर आइए तो बहस करने आप एक बार तो आइए। प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स पर आप हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम, आप एक से क्या प्रैक्टिकलिटी उसमें नहीं है? सर प्लीज, विद फुल रिस्पेक्ट, देखिए मुस्लिम आप कहते हैं कि सेकेंडरी सिटीजन बना दिया गया है मुस्लिम्स को इस देश में। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या उनको दोयम दर्जे की आप बोले, कल हम आपको कहें कि आप अपनी पहचान छिपा लीजिए, सिर से नीचे तक काले कपड़े से अपने आप को ढक लीजिए और बाहर जाइए, और ये हर लड़की को बचपन से लेकर उसके आखिरी दिन तक समझाया जाए कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें अपने आप को दूसरे की नजरों से बचाना है, तो ये कैसे चलेगा? अगर कल को वो एरोप्लेन उड़ाना चाहती है, आपको सुनिए, नहीं आप नहीं मैडम, माफी चाहता हूं मैडम, आप गैर नहीं सुनिए, आप सुनिए मैडम प्लीज, आप ही ने कहा ना, आप सुनिए, आप गैर जरूरी तौर पर नहीं सुनिए मैडम, आप गैर जरूरी तौर पर यह बताना चाह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जबरन जबरदस्ती उनको हिजाब निकाब पहनाया जाता। मैं कह रही हूं कि है मैडम, इस दौर में किसी को जबरदस्ती की जा सकती है? अरे बिल्कुल गलत बात है, गलत, ये आपका सवाल ही गलत है। नहीं तो मैडम प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी बेटियों का, मेरी बेटियों, मैं बेटियों का बाप हूं। मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिकल डॉक्टर है, मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिसिन करने वाली है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की वालदा क्या थी बताइए? मोहम्मद अली जौहर की वालदा क्या करती थी बताइए आप? अल्लामा फजल हक खैराबादी की वालदा क्या करती थी? हुसैन अहमद मदनी की वालदा क्या करती थी? बताइए आप। कपड़ों पे आप जा रहे तो महात्मा गांधी कितने कपड़े पहनते थे? अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया गांधी ने।
कपड़ों की अहमियत क्यों है इस देश में? इस देश में अहमियत होनी चाहिए इंसान की काबिलियत की, कपड़ों की अहमियत क्यों है? और आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैं आपको दावत देता हूं, आप किसी भी मुस्लिम घर में जाइए और पूछिए उन बच्चों से तुमको जबरन पहनाया जा रहा है, बोलेंगे नहीं मेरा कल्चर है, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं पहनता है तो हम किसी को फोर्स नहीं करते। ऐसे कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो मेरे परिवार में भी है जो हिजाब नहीं करती हैं, तो क्या मैं उनको कहूंगा? मगर जो कहती है कि भाई ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कह दिया सूरह अहज़ाब में, मैं पहनना चाहती हूं, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं। पर ये बताइए कि अब कल को उन्हें अगर पुलिस स्टेशन में नौकरी लगती है, ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ये दलील दे रहे थे कि वो अगर पुलिस स्टेशन में जाती हैं वो और ये अलग अलग रोल्स प्ले करती हैं, वहां पर बुर्का पहनना क्या मुमकिन होगा? अगर वो फाइटर पायलट्स बनती हैं वहां पर पहनना मुमकिन होगा क्या? मैडम, आप जहां तक आप आर्मी का जजमेंट है, आर्मी के जजमेंट में रविशंकर प्रसाद को बोलना चाहिए था। वही तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसे रविशंकर प्रसाद मंत्री जो थे वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं मोदी सरकार का, मुबारकबाद देता हूं। अगर पुलिस फोर्स में किसी को मुस्लिम महिला को या मुस्लिम मेल को जाना है, वो फोर्स ज्वाइन करने से पहले से ये बता सकते हैं कि मुझे दाढ़ी है, मैं हिजाब पहन रही हूं, तो अलाउ करते हैं। जजमेंट है कोर्ट का। फाइटर पायलट, प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स। आर्मी का रूल है कि सुनिए मैडम, अगर आर्मी का कोई रूल है पहले से आपको बताया जा रहा है, आपका यह तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर हम ये कह रहे हैं स्कूल है खुदा के लिए, जो आप हिजाब पहनकर इन बच्चों को अलाउ कर रहे थे। और जहां तक आप कह रहे हैं ना कि क्या ये दूसरे कंट्रीज में हिजाब पहनकर फाइटर पायलट नहीं चला रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं जो पायलट चलाती हैं, पायलट हैं। उनको कौन रोक रहा है? आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? और आप होते कौन है? ये सरकार होती कौन है कि ये तय करे कि मेरे लिए अच्छा क्या है? मेरे लिए अच्छा वो है जो मैं तय करूंगा। आपका काम है संविधान के तहत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी में कह दिया कि क्या पहना जाएगा, क्या खाया जाएगा, वो किसी का इख्तियार नहीं है, किसी का इख्तियार नहीं है। आप कौन होते बोलने वाले? आप रविशंकर प्रसाद तय करेंगे कि अगर मैं हिजाब पे मेरी बेटी पहनेगी तो काबिल नहीं है ना? क्या वो नहीं देखते कोर्ट्स ऑफ लॉ में हिजाब पहनकर? कोर्ट तो करेगा ना सर, वो वैसे से आप कोर्ट तो करेगा ना, अदालतें तो करेंगी ना। इसी या ना खाता ना बही, जो वैसी जी कहे वही सही। इस हाई कोर्ट के, अरे मैडम देखिए, अब आप इस तरह की अगर बात करेंगे ना तो हमको इजाजत दीजिए बोलने की कि अंजना ओम कश्यप कहेंगी कि अंजना ओम कश्यप का जवाब इस तरह दिया जाएगा कि आपका रिवाज संस्कृति और हमारा रिवाज धार्मिक, मेजॉरिटी करेगी तो कल्चरल, हम करेंगे तो रिलीजियस। मैडम, ये सवाल ये है कि अगर संविधान में इक्वालिटी है, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि कल जब लड़कियां अगर जाना चाहेंगी तो बोलेंगे हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, मगर सिंदूर लगाकर आ सकती है, मंगलसूत्र पहनकर आ सकती हैं, कड़ा पहनकर आ सकते हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और आखिरी बात मैडम, भारत सरकार ने यह डेटा दिया है कि कर्नाटका और तेलंगाना ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल्स को जा रही हैं। समझिए तो सही इस बात को कि वो पढ़ना चाह रही हैं, वो यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म को मसला बनाया जा रहा है और क्यों स्कूल को तुलना दी जा रही है आर्मी से, जेल से और गुरुकुल से? ये कौन सा क्वालिफाइड स्पेसिस है बताइए हमको आप। हाई कोर्ट ने तो एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट कर दिया क्वालिफाइड स्पेसिस के नाम पर। सर, कुछ बच्चे ऐसी हैं जो एग्जाम नहीं दे रही हैं, घर वापस जा रही हैं, वो कह रही हैं कि हम हिजाब पहनेंगे चाहे हम पढ़ाई छोड़ दें। आप उनसे कहिएगा कि नहीं, किताब को किसी भी हाल में मत छोड़ना। किसने क्रिएट किया यह माहौल? बीजेपी ने क्रिएट किया ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज तक पे दिखाया गया कि जेपी नड्डा को मुस्लिम महिलाएं हिजाब निकाब पहनकर आरती उतार रही हैं। मुंह में लड्डू फूट रहे थे जेपी नड्डा के, हैं? और फिर मोदी जी की रैली में हिजाब निकाब पहनकर महिला बैठे, मोदी जी बोल रहे हैं देखिए मैंने मुस्लिम महिलाओं को यह किया। आपके वोट की जरूरत है तो मुस्लिम महिला जिंदाबाद, मुस्लिम महिला को शिक्षा की जरूरत है तो मुर्दाबाद।
ये कौन सी डिप्लिसिटी है, ये कौन सी हिपोक्रेसी है बीजेपी की? कोर्ट ने, ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया। अरे मैडम, लेकिन इसका एक सोशल एस्पेक्ट है। मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ सर, आपकी बात लोग सुनते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं। हम जितनी कोर्ट ने कहा, हम जितनी देर बहस किए हैं उस हम जितनी नहीं हम जितनी देर बहस कहेंगे कि किताब मत छोड़ो, आपको लीगली पॉइंट बता दिए हैं। हाँ, अब तो कोर्ट का फैसला वहां पर है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये बच्चियां नहीं जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं पलटा जाता है, तब तक बैन रहेगा। ऐसे में आप बच्चों से कहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए, किताब मत छोड़िए। सर, मैं उन बच्चियों से कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं एक हाथ में मुसलमानों को कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा। वही कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब करें, निकाब पहने, चादर करें। मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, और वो देश के प्रधानमंत्री की सरकार और वो खुद बदल चुके हैं। वो कुरान को कह रहे कुरान छोड़ दो, कुरान छोड़ दो और एक कल्चर को अडॉप्ट करो। मेरा कल्चर, संविधान मुझे प्रोटेक्शन देता है, राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है, मैं उस पर चलूंगा। मैं हरगिज यहां इस प्रोग्राम में बैठकर उन बच्चों को लेक्चर नहीं दूंगा। वो काबिल हैं, वो जानती हैं कि राइट टू कॉन्शियस एक फंडामेंटल राइट है, वो उसके मुताबिक अपना फैसला लेंगी और उनका जो फैसला है वो संविधान के लिहाज से सही फैसला है। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, चूंकि आप इतने दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बातचीत हो रही है, बताया जा रहा है कि 7 सीटों पर मुरादाबाद, अरे मैडम आखिरी सवाल, नहीं सुनिए, आपने समाजवादी पार्टी का काम, एक मिनट, ये क्या मतलब? अरे सुनिए, ये क्या बात है? आखिरी सवाल क्या हम पे फिर से गोलियां चलने वाली हैं? ऐसा मत कहिए कि दोबारा हम आपको बुलाएंगे, ऐसा बोलिए। आखिरी बार क्या मतलब मैडम? नहीं सर, हमारे मौत का परवाना आने वाला है? अरे क्या मैडम, ऐसा मत बोलिए। ये मेरा ये अर्थ नहीं। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, मगर इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, हाँ ना जी, नहीं हमको आजकल हम फिक्रमंद हो जाते हैं। आखिरी जब बोलते हैं तो वो जो गोली चलाने वाले बोले कि इसकी आखिरी सभा है, तो इसलिए हम जरा थोड़ा आखिरी वर्ड से थोड़ा हमको तो फिक्र शुरू हुआ थी। बोलिए। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल सर, और वो ये कि यूपी इलेक्शंस में सर 95 सीटों पर आप लड़े, लेकिन एक भी सीट आपको नहीं मिली, बल्कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो मार्जिन था लॉस का, उससे ज्यादा वोट्स आपकी पार्टी को मिले, तो 7 सीटें आपने उनकी छीन ली और मतलब ट्रबल मेकर साबित हुए, किंग मेकर ने। देखिए सुनिए मैडम, मैं अंजना ओम कश्यप से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को यकीन करेंगे, हरगिज नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। वो कांग्रेसी और सपा के लोग हैं जो अपनी शिकस्त का बदला हमसे निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें जो 7 सीटें बसपा ने कितने वोट ली, कांग्रेस ने कितने वोट लिए? और हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। लेकिन, और यही मैडम आपको याद दिला रहा हूं, यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर रही हूं। सुनिए एक सेकंड सर, क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है। मुरादाबाद नगर सीट, सर बिना फैक्ट्स के मैं बात नहीं करती हूं। जहां पर बीजेपी के जो रितेश कुमार गुप्ता, उनको मिला 1,48,384 वोट। हाँ, और मोहम्मद यूसुफ अंसारी 782, और आपके कैंडिडेट को मिला था 2,661। 750 से आपके वाकी रशीद को मिला था 2,661। क्या सुनिए, क्या अंजना ओम कश्यप कष्ट करेंगी देश को बताने के लिए कि बसपा और कांग्रेस ने कितने वोट लिए? मैं जानता हूं कि लैला के दीवाने सब हैं, मगर ये तो बताइए बसपा और कांग्रेस ने कितने वोट लिए? नहीं बताएंगे हमको याद। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, आपने लाल बस में हमको बिठाकर मुरादाबाद में कहा था कि आप चुनाव के लिए देखकर ये मसले को उठा रहे हैं। आज हम बैठे हैं आपके सामने, अगर चुनाव के लिए होता तो हम नहीं आते आपके पास, हम इस मसले को नहीं उठाते। उस वक्त भी हमने आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात कर रहे हैं। और जिनको मुसलमानों ने वोट लिया वो क्यों गूंगे बने बैठे? आज, उस वक्त भी गूंगे बने बैठे थे, आज भी गूंगे बने बैठे हैं। तो मुसलमानों को मालूम हो गया कि उनको कौन ठग रहा है। ओवैसी उनके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे ये तो वक्त तय करेगा। मैं उत्तर प्रदेश गया था, चुनाव के लिए नहीं गया, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा जाता रहूंगा, और 5 साल के बाद देखेंगे कि जनता तय करेगी। मगर यह मसला मेरे लिए इलेक्शन का नहीं है मैडम, हिजाब और निकाब का, यह मेरे संविधान का मसला है, मेरी बेटियों के एम्पावरमेंट का मसला था और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन 2 लाइनों के साथ बात का अंत करूंगी। ट्रू एम्पावरमेंट किताब के साथ ही है
और दूसरा हिस्सा मेरे इस पूरे निष्कर्ष का वो ये है कि सर दिल जरूर लगा बैठे लैला से, लेकिन मुसलमानों ने वोट दे दिया समाजवादी पार्टी को, दिमाग उधर चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका मैडम उसकी फिक्र नहीं, उसकी फिक्र मत कर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वैसे साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, चर्चा उनसे हिजाब वाले फैसले पर हो रही थी।